ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕುಪೇಂದ್ರ ಆರ್ ರಾಠೋಡ್, ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಲ್ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್. 2021 ಮತ್ತು 22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ LMS ಮುಖಾಂತರ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು PPT ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಂದಿ BSc 4th SEM ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी CBCS पाठ्यक्रम के अनुसार जो बेसिक हिंदी BSc 4th SEM के लिए जो नाटक रखा गया है वह नाटक मुझे दिया गया है। तो छात्रों, मैं आज इसी नाटक के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। नाटक का पूरा परिचय हम आपको प्राप्त करेंगे। यह हानुस नाटक का पहला भाग है। साथ साथ इस नाटक में हम आज के इस कक्षा में जो नाटककार के परिचय प्राप्त करेंगे और नाटक के जो पात्र है पात्र परिचय प्राप्त करेंगे। साथ साथ नाटक के उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे और नाटक की जो विषय वस्तु है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय छात्रों, जो हानुष जो नाटक है, इस नाटक के जो नाटककार है भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी का परिचय मैंने यानी थोड़ी ही समय में आपको जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। भीष्म साहनी जो हिंदी के बड़े साहित्यकारों में इनका नाम यानी उल्लेख किया जाता है। भीष्म साहनी ने साहित्य के हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी कलम चलाई है। भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 में रावलपिंडी यानी आज के पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। उस समय भारत विभाजन नहीं हुआ था। इनकी शिक्षा की अगर बात किया जाए तो प्रारंभिक शिक्षा भीष्म साहनी का घर पर ही रही। उन्होंने अपने स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी की पढ़ाई किया। लाहौर से इन्होंने अंग्रेजी में MA की उपाधि प्राप्त की। साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त किया है। इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तकें प्रकाशित किए गए हैं। मैंने कुछ चुनिंदे प्रमुख पुस्तक का ही मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। वह है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती रात, पटरियां, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, दायन, झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलोफर, माधवी, हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, आज के अतीत यानी भीष्म साहनी की जो आत्मकथा है, गुलेल का खेल इनकी कहानी संग्रह है। इनकी जो प्रमुख जो साहित्य ग्रंथ है तमस है। इसी ग्रंथ के ऊपर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी और श्लाघा सम्मान से भी उसे नवाजा गया है। नाटककार का जो निधन है 11 जुलाई 2003 में हुआ है। हम अगला पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। नाटक के जो पात्र परिचय है उसकी ओर जानने की कोशिश करेंगे। हानुष नाटक का नाम है और हानुष इस नाटक का प्रधान पात्र ही है। हानुष यानी इस नाटक का प्रधान पात्र और कात्या उनकी पत्नी है और यांका हानुष की बेटी है। हानुष का जो पादरी भाई है, हानुष का बड़ा भाई, वह भी इस नाटक में उनका भी पात्र आता है। अमिल हानुष का दोस्त है। जेकब 22-23 वर्षीय एक लोहार है। हुसाक, जान, शिवचेक, जॉर्ज टाबर आदि व्यापारी इस नाटक में उनका भी पात्र आता है। साथ साथ राजा का भी पात्र इस नाटक में आता है। पहला अधिकारी, दूसरा अधिकारी, पहले आदमी, दूसरा आदमी, इस तरह से बाकी पात्र भी हमें इस नाटक में दिखाई देते हैं। तो हम नाटक का उद्देश्य को भी जानने की कोशिश करेंगे।
प्यारे मित्रों, यह जो नाटक है हानुश नाटक, झोकास्लोवाकिया जो प्राग, जो उस देश की जो राजधानी है, जो वहाँ के लोक कथा के आधार पर लिखा गया यह नाटक शायद 500 साल पुराना नाटक है। हानुश नामक यह एक कोई ताला बनाने वाला व्यक्ति वहां पर रहता था, और साथ साथ इस नाटक में जो बातें कही गई है, यह नाटक न ऐतिहासिक है, न सामाजिक है, न काल्पनिक है। मानवीय मूल्यों को और मानव के संवेदनशील व्यक्तियों को जागरूक करने का एक इरादा से ही इस नाटक का उल्लेख किया गया है। नाटककार इस नाटक में जो हालू जब सफलता के सफर पर जब चढ़ जाते हैं, जब उनसे जब घड़ी बन जाती है, एक तरफ राजा की सत्ता, धार्मिक, और दूसरी तरफ जो सामाजिक सत्ता, जो लोग अपने अपने फायदे के लिए जो भोला वाला हानुष को वह दुरुपयोग करते हैं, उसी का सीधा असर हम इस नाटक में दिखाई देता है। और एक तरफ हानुश जो अपनी कला से जो घड़ी बनाया है हुआ है, उस घड़ी के बदले राजा ने जब उनकी आंखें निकाली दी गई थी, आखिरकार एक कलाकार एक घड़ी को कई बार उनके मन में तोड़ने की जो बातें आती है, जब घड़ी के पास जब पहुंचते ही जो उनके मन में जो वात्सल्य का भाव जाग उठता है। साथ साथ यहाँ पर नाटककार ने यह भी दिखाने का प्रयास किया है, आखिरकार नाटक ये घड़ी के लिए अपने कला को जिंदा रखने के लिए अपने आप को कुर्बानी देना इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हाल उस नाटक मानव जीवन की असफलता के सफलता की संघर्ष इस नाटक में दिया गया है। हमें जीवन में कैसे शांत संयम से काम लेना है, धैर्य के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है, वही इस नाटक में बताने की कोशिश नाटककार ने किया है। इस नाटक में राजा के गलत फैसलों के कैसे एक परिवार बर्बाद हो जाता है, उसे ही दिखाने का प्रयास किया गया है। नाटक एक तरह से दुखांती है, परंतु यह नाटक दुखांत नाटक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नाटक का जो प्रधान पात्र की अंत में राजा के हुक्म के आदेश पर उनकी आंखें निकालना, उनके जीवन में अंधेरापन होना, उसे भी इस नाटक में कहीं न कहीं वह विषय प्रभावित करता है। यह नाटक हानुस नाटक पूरी तरह से 3 अंकों में विभाजित किया गया है। पहले अंकों में अगर बात किया जाए, हानुश और उनकी जो पत्नी है, हानुश की पत्नी कात्या और हानुश का जो बड़ा भाई है पादरी के बीच का जो संवाद हम पहले अंक में देखते हैं। नाटककार ने कहीं न कहीं हानुश की जो असफलता है, पत्नी, उनकी जो पत्नी है कात्या, हानुश की योग्यता पर अविश्वास करना, अपने पति को बार बार दुत्कारना, और कहीं जब हानुश ने अपने शहर में जब बातें सुनी थी अपने मित्र की ओर से की घड़ी के बारे में, तो उन्होंने गणित प्रोफेसर उस प्रोफेसर से घड़ी के बनाने में सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद अपना जो मूल काम है, ताला बनाने का मूल काम को छोड़कर वह घड़ी बनाने में लग जाता है। इस कारण उनकी पारिवारिक स्थिति पूरी तरह से चौपट पड़ जाती है। परिवार चलाना कात्या के लिए मुश्किल पड़ जाता है। जिस तरह से उनका जो परिवार है वह चरमराया जाता है, उसी को लेकर कात्या हानुश के बड़े भाई से बार बार हानुश की शिकायत करती है। अपने पति के बिना काम, पति के बिना जो काम, उनका पति जो बेकार बैठा हुआ है, और अपने इस कठिनाई के कारण जिस तरह से कात्या को अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, हानुश की पत्नी अपने बड़े भाई पादरी से हानुश की शिकायत करती है। कात्या का कहना है, आदमी अपने परिवार को पेट नहीं पाल सकता तो उसकी इज्जत कौन औरत करेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय नाटककार ने कात्या के जुबान से यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए, आज के जमाने में अगर बात किया जाए, उस वाक्य को हम अगर जब अन्वय कर लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण यह बात उन्होंने कही है। जो इंसान जो आज के युग में जो कोई भी किसी भी परिस्थिति, किसी भी संदर्भ, किसी भी समय पे हो, जो पुरुष बेकार बैठा हुआ हो, बिना काम का बैठा हुआ, जो कमाता नहीं हो, तो उसे कौन औरत इज्जत करेगी, उसे कौन इज्जत देगा। तो कात्या ने अपने पति के बारे में कहती है, जो उनका पति, अब उनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, अब वह घड़ी बनाने में लगा हुआ है, तो इस कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत यानी दुस्थिति हो चुकी है। पहले वह ताले बनाता था तो उसी तरह से उनका घर चलता था, लेकिन अब वह ताले बनाना भी छोड़ दिया है, और इस तरह से घर कैसे चलाता है, सारा वक्त उसे घड़ी बनाने में ही लग जाता है। तो इस नाटक में कात्या यह भी कहती है, मैं उनकी घड़ी बनाने की वह टक टक आवाज सुनते सुनते मेरी आधी
जवानी भी चली गई, लेकिन वह घड़ी कब बनेगी पता नहीं। लेकिन अब मेरे परिवार की स्थिति इतनी कठिनाई हो रही है कि परिवार चलाना ही मुश्किल हो रहा है। वह सब कुछ बातें जिस तरह से अपने परिवार को लेकर वह हंस के बड़े भाई से कात्या कहती है। वह वर्षों से इस काम में पीछे पड़ा है, अब तक न बनी है, पता नहीं कि आगे क्या बनेगा। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि कात्या अपने पति के बारे में शिकायत यानी उनके पति के जो बड़े भाई है लाड पाजिब उनसे बता रही है। कात्या यह कहती है कि आखिरकार जो वह पहले ताले बनाता था तो घर परिवार आराम से चलता था, वह काम छोड़कर आज घड़ी बनाने में लग गया है। इसी कारण वह कब बनेगी यह भी पता नहीं, लेकिन हमारी घर की परिस्थिति आज इस तरह से बन गई है इन्हीं की वजह से। कात्या की बात सुनकर पादरी कहता है कि हानुश अगर घड़ी बनाने में कामयाब हो जाए वह छोटी बात नहीं होगी, वह देश में बनने वाली पहली घड़ी होगी। पादरी कहता है कि आप हानुश को दुत्कारने लगी हो, इससे उनका हौसला टूट जाएगा। उसे शांत और धीरज से काम लेने को कहता है। तो कात्या की बात सुनकर पादरी भी कहता है कि हर महिलाओं को अपने अपने पति को जो काम में लग जाते हैं तो उन्हें हौसला बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अपने पति के बारे में नकारात्मक बातें करते उनकी हौसला तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर वह घड़ी में बनाने में अगर कामयाबी हो जाए तो वह एक मामूली बात नहीं है, वह इस देश की पहली घड़ी होगी। इसी कारण आपको अपने पति के साथ देने की बात वह कहता है। कात्या आगे कहती है, अपनी बात बढ़ाती हुई कात्या कहती है कि अपने ही मेरे पति को आपने ही मेरे पति को बिगाड़ा है। पहले से वह कुछ काम करने को नहीं सिखाया, आज उसी का यह फल है। तो वह कात्या कहती है कि यानी हानुश का जो बड़ा भाई है पादरी से, आपने ही शायद मेरे पति को बिगाड़ रखा है, आपने ही पहले से मेरे पति को काम करने को सिखाया नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि आपने उसे पहले से ही जो काम करने के लिए आपने प्रेरणा नहीं दिया है, आज उसी का फल कहते हैं। पादरी कहता है कि हानुश की घड़ी अगर बन जाती है तो राजा उसे मालामाल कर सकता है, उन्हें दरबारी भी बना सकता है, चारों ओर उनका नाम होगा। तो पादरी कहता है अगर हानुश की घड़ी अगर एक बार अगर बन भी जाए तो वह राजा उसे दरबारी बना सकता है, उसे जो चाहे पैसे दे सकता है और उनका नाम चारों ओर रोशन होगा और आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से पादरी कहता है। पादरी बात सुनकर फिर कात्या अपनी दशा को बताती हुई, पिछले 10 साल से मैं यही सुन रही हूँ, मेरा बेटा सर्दी में ठिठुर कर मर गया। मैंने अभी तक जीवन में न जेवर मांगा, न उनसे मैंने कभी कभी कपड़े मांगे। पर कौन सी माँ अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने ठुठुरता हुआ दे सकती है। और वैसे भी उनका काम भी चौपट पड़ गया है, वह पहले जैसे ताले भी नहीं बना सकता। तो जब पादरी के बीच में जब कात्या का जो संवाद हो रहा है, वहां पर कात्या कहती है कि हानुश के कारण जो हमारी परिस्थिति आज यहाँ इस तरह से हो रही है, मैंने अपने बेटे को खो दिया है और मेरा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी उसे न जेवर मांगा है न कपड़े मांगा है। इस तरह से उनके वजह से आज हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है और वह पहले जैसे अब ताले भी नहीं बना पा रहा है। यह कात्या पादरी से कहती है। कात्या के सवाल पर पादरी कहता है, हमें कभी भविष्य की ओर देखना चाहिए। कात्या हानुश के बारे में कहती है कि दुनिया में इज्जत सिर्फ कमाने वाला इंसान का ही होता है, यह पहले सभी की पूंछ बना घूमता था। तो कात्या कहती है कि हानुश जो तो पहले था वह अपने जिम्मेदारी को खुद बखूबी नहीं जानता था और उनमें वह घड़ी बनाने में योग्यता भी नहीं है, वह पढ़ा लिखा भी इंसान नहीं, तो वह अपने जीवन में क्या कर सकता है। तो हानुश की कमजोरियां वह कात्या पादरी के सामने गिनाती है। उसको बार बार पादरी धीरज रखने के लिए शांत रहने की सलाह देते हैं। यह पहले सभी पूंछ बना घूमता था, इसका मतलब यह हुआ कि वह सभी के पहले बातें मानता था, इसी कारण आज वह कुछ जीवन में कुछ कमा नहीं पाया है।
आज इनकी हालत सुधारने की बजाय नीचे गिरती जा रही है। तो कात्या कहती है आज हमारी परिवार की स्थिति सुधरने की बजाय नीचे ही गिरती जा रही है, क्योंकि आज हमारा परिवार बहुत आर्थिक रूप से तंगी में आ चुका है। इतनी उनकी बेटी आकर कात्या से कहती है कि अब तो बनने को तैयार है। यूनिवर्सिटी के कोई बड़े व्यक्ति ने आकर पिता को पीठ थपा कर गए हैं। फिर इसी में जो कात्या की जो बेटी है यांका आकर कहती है कि माँ अब तो घड़ी तो बनने के लिए तैयार हो चुकी है। यूनिवर्सिटी के कोई बड़े प्रोफेसर आकर पिता को उन्होंने पीठ थपा कर जाना यानी उनकी प्रशंसा करके चला गया है। कात्या अपने जीवन की दुर्दशा फिर बताती है कि मैंने जिंदगी में अभी तक दुख ही भोगा है, बाकी जिंदगी भी मैं रो धोकर काट लूंगी। तो कात्या कहती है कि हानिश के कारण मैंने जीवन में सब कुछ जीवन में दुख ही दुख झेला है, और भी मेरी आधी जवानी चली गई। जो भी जीवन आधा बचा चुका है वह रो धोकर काट लूंगी। मेरे पति तो शौक के लिए घड़ी का काम कर रहे हैं, असल में मैं परेशान हूँ। उन्हें परिवार से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो सिर्फ नाम चाहिए। पादरी कहता है कि ऐसा मत कहो हानुश, भी 13 साल से घड़ी बना रहा है, वह भी परिवार को लेकर काफी परेशान है। तो कात्या कहती है कि जो हकीकत में हानुश सिर्फ अपने नाम के लिए अपने शौक के लिए घड़ी बना रहा है, उन्हें परिवार की चिंता नहीं है। इसी कारण उन्हीं की वजह से आज हमारी परिवार की परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है। उसके बाद पादरी कहता है कि वह भी परेशान है, वह भी अपने परिवार को जानता है, परंतु आप उनके बारे में इस तरह से बातें मत किया करो। कात्या कहती है फिर इन्हें घड़ी बनाने का ही इतनी शौक है तो मुझसे विवाह क्यों किया? अभी तक इन्होंने मेरे किसी भी मनोकामना पूरी नहीं की। इन्हीं के कारण घर का हालत ऐसा हुआ। उन्हें मैं कितने बार समझाऊं फिर भी उन्हें समझता नहीं। मैं घर का सामान बेचकर परिवार चलाती रही, इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं। तो कात्या कहती है अपने आगे बात बढ़ाती हुई, अगर उन्हें घड़ी बनाने का इतना अगर शौक था तो मुझसे उन्होंने विवाह क्यों किया? विवाह किया तो मेरी जीवन उन्होंने क्यों बर्बाद किया? इस तरह अपने और साथ साथ उन्होंने मेरी जीवन की किसी भी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं किया। और यह कहती कहती शायद कात्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह से हम पहले अंक में देखते हैं कात्या और हानुश का जो बड़ा भाई का जो चर्चा होती है उनके बीच में। हानुश को लेकर उनके परिवार को लेकर कात्या बार बार हानुश की जो शिकायत करना, यह सब बातें हम यहाँ पहले कक्षा में देखते हैं। तो हम दूसरी कक्षा में इसका जो अगला भाग है वह देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।